आदाब। मुनसिफ टीवी की खास पेशकश बियॉन्ड बॉर्डर्स में आपका इस्तकबाल है और मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। बियॉन्ड बॉर्डर्स में आज बात करेंगे गज़ा अमन मनसूबा यरगमालियों के तबादले, जंग खत्म हो गई और अब आगे की हिकमत अमली क्या होगी। तो नाज़रीन, हमास ने आज 20 जिंदा इसराइली यरगमालियों को रिहा किया। बदले में इसराइल ने तकरीबन 1718 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया। हमास ने ऐलान किया कि 2 माहदे के तहत तयशुदा जंगबंदी और टाइमलाइंस का पाबंद रहने की कोशिश करेगा, बशर्ते कि इसराइल भी उस पर कायम रहे। ताहम जंगबंदी की सूरत हाल नाजुक रही क्योंकि बुनियादी मुआफ़क़त और मुस्तक़बिल की हुक्मरानी पर इख्तिलाफ़ात अब भी बाकी थे। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल रवानगी के मौके पर मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि जंग ख़त्म हो गई है। तो ट्रंप इसराइल पहुंचे और इसराइली पार्लियामेंट से खिताब किया और कहा इसराइल ने मैदान जंग में जिस हद तक मुमकिन था वो कदम उठा लिया। अब वक्त है अमन की राह अपनाने का। इस मौके पर नेतन्याहू ने ट्रंप को इसराइल का सबसे अच्छा दोस्त करार दिया और उनकी काविशों का शुक्रिया अदा किया। ट्रंप ने गेस्ट बुक में लिखा, मैंने तहरीर किया, दिस इज़ माई ग्रेट ऑनर, ए ग्रेट एंड ब्यूटीफुल डे, ए न्यू बिगिनिंग। इस मौके पर वो अमन माहदा और उसके अगले मरहलों की बात कर रहे थे, मसलन गज़ा की तामीर नौ, इलाक़ाई ताउन और जदीद अमन मनसूबा वगैरह। और अब बड़ा सवाल यह है कि एक हैरान कुन नुक्ता यह है कि ट्रंप ने अपील की कि नेतन्याहू को माफ़ किया जाए, यानी उनके खिलाफ चल रहे केसेस में नरमी की जाए। नोबेल पीस प्राइज तो नहीं मिला, तो क्या इसका मतलब जंग रोक कर अब नेतन्याहू को ही बचाया जाए? इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अर्शी खान, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, खासकर गज़ा मामलात पर आपकी गहरी नज़र रहती है, और दूसरे खास मेहमान नूरुल कमरैन साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लगातार इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और अपने जो है ख्यालात का इजहार करते हैं। दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। प्रोफेसर अर्शी, जिस तरह से आज आपने पूरी अपडेट्स आपने देखी कि क्या कुछ हुआ, जंग खत्म हो गई, ठीक है, लेकिन ट्रंप का ये कहना कि जंग खत्म हो गई हकीकत के करीब है या महज एक सियासी बयान आप उसको तस्वुर करते हैं? देखिए, फिलहाल तो जंग रुकी हुई है, ख़त्म नहीं हुई जी। इसलिए कि जंग ख़त्म करने के लिए जो बेसिक वजह है, जो बेसिक कॉज है, वो ये है कि फ़लस्तीनियों का उनका हक नहीं मिला। जी। तो जब तक कि उनका हक नहीं मिलता है वो तो गुहार लगाते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। और अगर आप ये 20 पॉइंट प्रोग्राम में आप देखते हैं तो इसमें किसी भी तरह से हमास का कोई भी रिप्रेजेंटेशन या उनकी चीज़ों को या उनके मफाद को नहीं पेश नज़र रखा गया। और आप देखेंगे कि अभी जो वहाँ पे जो समिट हो रही है, जिसको बोलते हैं गाज़ा समिट, जी, शर्म अल शेख में, जी हाँ, मिस्र पहुँच गए जी। हाँ, तो उसमें भी जो चीज़ें जो बुलाए गए हैं लोग, उसमें आपके ईरान नहीं है, उसमें हमास नहीं है, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट अब्बास को भी जो बुलाया गया है वो भी अंडर प्रेशर बुलाया गया है। नेतन्याहू साहब को खुद जो है आपके ट्रंप ने जब वहां पे लेक्चर दिया आपके कैनेसेट में जी, उसके बाद इन्होंने खुद जो है एलसीसी को फोन किया, और फोन करने के बाद, बात करने के बाद फिर कहा नेतन्याहू साहब को कि आप बात कीजिए। फिर एलसीसी ने उनको इनवाइट किया कि आप आइए जी। फिर वो तैयार हो गए। लेकिन पता ये चला कि टर्किश प्रेसिडेंट ने ये कहा, वो जहाज उनकी लैंड नहीं की थी जी, उन्होंने कहा कि अगर नेतन्याहू यहाँ पे आएंगे तो मैं लैंड नहीं करूंगा। हाँ। और उसके बाद जो है शायद इराकी प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कुछ कहा इस तरह से। हाँ। तो इस दोनों प्रेशर की वजह से एट द 11th आवर नेतन्याहू जो तैयार हो गए कि मैं वहां पे रहूंगा हाजिर, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया जी। और फिर ये कहा गया कि आज जो है इनका वो रिलीजियस कोई दिन है, शनिचर इतवार जो भी है, कोई प्रोग्राम है, इस वजह से वो नहीं जा पाए जी। तो आप अभी देख रहे हैं कि वहां पे फॉर्मली जो है इस डील को साइन भी किया जाएगा, सीज फायर एग्रीमेंट। तो ये सीज फायर एग्रीमेंट की बात है, और सीज फायर भी जो है अभी टेम्पररी है। हाँ। इसलिए कि जो वहां पे जो हटे हैं, जो आरडीएफ जो हटी है,
जी। तो अभी भी जो है आपके पास 53% पे उसका कब्जा है, पूरी तरह से वो खत्म नहीं हुआ है। हम्म। उसके बाद एक फेज में जो है आज वो नेतन्याहू ने यह भी 40%। तो कहा था ना कि हमास को हथियार जब तक वो नहीं डालते तब तक हमारा गजा में जो है कंट्रोल रहेगा, हम नहीं जी हटेंगे, जी, उन्हें बिल्कुल। अनआर्म्ड करेंगे। जी। हाँ, यही चीज आपको मैं बता रहा हूं कि इस सिचुएशन में वहां पे ये इंडिकेशन है कि ये जब तक के इनके हाथ में इनके होस्टेज आ जाएंगे, जी। उसके बाद कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए कि फिलहाल इन्होंने क्या किया, अभी मैं आपको बताऊं कि साउथ जो लेबनान है, जी। उसको रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। हम्म। अब इन्होंने जो बॉम्बिंग की है वो बुलडोजर पे की है बॉम्बिंग, और क्रेन पे की है। हम्म। मतलब वो चीजें जो मलबा उठाने के लिए हैं, जी। वो उस पे ये बॉम्बिंग कर रहे हैं। तो आपने ये देखा होगा कि सीरिया में इन्होंने बॉम्बिंग किया कि भाई ये बड़े बड़े टैंक हैं और बड़े बड़े आपके जहाज हैं, इससे हम्म। खतरा इनको पहुंच सकता है। हम्म। तो ये बिल्कुल ही उल्टी चीजें चल रही हैं, ट्रंप के बयानात में भी, विटकॉफ के बयान में, आपके जैरेड कुशनर के बयान में, और जितने भी वेस्टर्न लीडर्स के बयान में, इसमें तमाम चीजें ऐसी लग रही हैं कि पूरे इसराइल को खतरा है हमास से। हम्म। ये वैसे ही हो रहा है जैसे कि अलकायदा से खतरा था अमेरिका को। जी। वह अलकायदा किसने बनाया, किसने प्रमोट किया, किसने इसको आम किया, किसने उसको टीवी पे लाया, ये सब लोग जानते हैं। बिल्कुल। और अलकायदा की ताकत इतनी थी कि अगर एक छोटे से शहर की पुलिस उसको कंट्रोल करना चाहे तो कर सकती है। हम्म। और उसको ऐसा हवा बनाया गया, उसके बेसिस पे पूरी दुनिया को जो है मोबिलाइज किया गया। बिल्कुल। उसी तरह से आप देखेंगे कि खतरा जो है, खतरा वहां पे ये नहीं, खतरा ये है कि कोई भी लीडर वहां पे वो आपके 20 पॉइंट प्रोग्राम में या उसके पहले या उसके बाद टू स्टेट सोल्यूशन की बात ही नहीं कर रहा है। हम्म। अब जब टू स्टेट सोल्यूशन नहीं हो तो कहां से करेंगे। बिल्कुल। अब यहाँ पे ये भी चीज है कि भाई अगर यहाँ पे जो है कि डिजार्व करें, इसके लिए तैयार नहीं होंगे। हम्म। फिर वहां पे स्टेबलाइजेशन फोर्स आएगा, उसमें कौन लोग होंगे, अंदर में कौन लोग होंगे, कुछ नहीं पता। वो भी क्लियर नहीं है। हाँ, वो भी क्लियर। उसके बाद जो वहां पे अथॉरिटी एस्टेब्लिश होगी, इसलिए कि अभी इजिप्ट में यही लोग डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा। हम्म। तो वहां पे जब तक के रिफॉर्म और यानी जमीनी स्टेबलाइजेशन नहीं हकायक होगा, जो है ये जंगबंदी के पायदार होने की जमानत नहीं देते। क्लियर। नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। इसलिए कि मैं पहले पहले भी आपके टीवी पे कहा था जी। कि इसराइल का मकसद है और अमेरिका का मकसद है कि अपने लोगों को ये खींच लें, हम्म। जो बंधक है वहां पे। उसके बाद खुला हाँ, मैदान है। बंधकों को छुड़ा लिया, अब काम और खत्म। इसके बाद की जो हाँ, है और सूरत हाल वो देखने को मिलेगी। जी, जी। और इस वजह से आपने देखा है कि ईरान के प्रेसिडेंट को इनविटेशन गया था। हम्म। अब हर जगह ट्रम्प जो है हम्म। आपके हमास को करेंगे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ। आप ये देखिए कि वहां के लोग, आप इसलिए कि इसका मतलब कि आपके वहां के लोगों का सेंटिमेंट आप ये नहीं कर रहे हैं। वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि 7 अक्टूबर को आपने जो किया हो सकता है ये गलत है। हम्म। बिल्कुल। लेकिन आप इसको ये करें कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वहां तो उसकी हुकूमत रही, उसकी वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट रही। बिल्कुल। तो ट्रम्प की जितनी भी चीजें हैं, ये इजराइल के जो भी हैं, ये पैलेस्टीनियन, हमास को छोड़िए, पैलेस्टीनियन आवाज को भी सुनने के लिए तैयार नहीं। अब इस सिचुएशन में हमें हाँ। नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म जो है पीस हो सकता है। हाँ, ये इतना पीस बड़ा तभी हो तजाद सकता है है कि सीरिया में अलजोलानी को क्या कहेंगे, अब लाकर वहां बिठाया गया, कौन है ये सब जानते हैं। नूरुल कमरन साहब, जिस तरह से ये मुआहदा हुआ है, इसराइल की फौजी नाकामी है या फिर सिफारती फतह है, जिस तरह से आज उन्होंने कहा है पार्लियामेंट में? देखिए, अगर अगर हम माइक्रो लेवल पर देखेंगे तो ये एक सफारती फतह है, लेकिन फौजी लिहाज से नाकामी है, क्योंकि हम्म। हमास एज सच इज अ मिलिट्री एंटिटी इवन टुडे। जी। क्योंकि उनके जो डिसआर्मिंग की बात हो रही है, दैट मींस दे आर आर्म्ड, दैट मींस दे हैव द वेपन्स एंड दे हैव बीन एबल टू सेव देयर कैडर्स सो फार। हम्म। देखिए, जो फेज 2 है टॉक्स का, ट्रंप को इजिप्ट आते आते कई अखबारी नुमाइंदों ने ये पूछा कि क्या फेज 2 के ये टॉक शुरू हो गए हैं। उन्होंने बोला वी आर ऑलरेडी, आप मान लीजिए, वी हैव ऑलरेडी सेट द प्रोसेस इन मोशन। हम्म। फेज 2 इज वेरी ट्रिकी ऑन हम्म। द नेगोशिएटिंग टेबल। देखिए, जी। ये जो यरगमालियों का मसला था, इससे पहले वाले प्रोग्राम में भी डॉक्टर साहब ने इस पर तफसील से रोशनी डाली कि यरगमालियों तक तो ये बिल्कुल स्मूथ चलेगा। हम्म। जहां तक स्वैप का ताल्लुक है, इट वुड बी एज स्मूथ एज सिल्क। आफ्टर दिस सबसे खतरनाक मरहला ये है कि क्या हमास को डिसआर्म करना है, हम्म। इन शराइत पे क्या आईडीएफ उसके बाद टोटल इनखला करेंगे गाजा से, विल दे वैकेट गाजा टोटली और नॉट। हम्म। और जो फलस्तीन की एंटिटी है एज सच ऑन द मैप,
जी। इसके खदखाल क्या होंगे? जो 20 कंट्रीज आ रही हैं और उनके हेड्स आ रहे हैं, उसमें एब्सेंस ऑफ ईरान एंड इवन एब्सेंस ऑफ इंडिया जी। is a big question mark on the regional stability. देखिए, in the back of India, something about the security of the region is being discussed. जी। जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को बुलाया गया था, लेकिन यहाँ से एक जूनियर फॉरेन मिनिस्टर गए हैं, कीर्ति वर्धन सिंह। ये एक डिप्लोमेटिक रेस्टोरेंट है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो फॉरेन पॉलिसी पर बैठे हुए हैं टेबल पर, कि उनको पूरी नजर है कि शायद अभी हालात उतने राइप नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी विल गो एंड बी द पार्ट ऑफ अ समिट एट शर्म शेख। जी। और वैसे भी शर्म शेख की जो जगह है वहां पर एक साइडलाइंस पे एक जबरदस्त एक टॉक्स हो गई थी इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान, अगर आपको याद होगा। जी। उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, और यहाँ से मनमोहन सिंह थे। जी। हालांकि वो एक ग्राउंड ब्रेकिंग समिट था, लेकिन उसके बाद वो आगे नहीं चल सका। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तालिबान के साथ, ये नहीं, अफगान हुकूमत के साथ बातचीत चल रही है, इसलिए हम वहां जाएंगे तो क्या बातचीत होगी, क्या जवाब देना पड़ेगा, ये भी तो एक है मसला। देखिए, जो यहाँ पर आज आप शशि थरूर का ट्वीट पढ़ लीजिए अबाउट, उन्होंने भी यही लिखा है कि इज इट अ डिप्लोमेटिक रेस्टोरेंट और इट इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने इस पर क्वेश्चन मार्क लगाया। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद शशि थरूर वाज द मेन फेस विच ब्रीफ ऑल द नेशंस अबाउट ऑपरेशन सिंदूर एंड इट्स फॉल आउट ऑन द रीजन। जी। लेकिन आज आप देख लीजिए, हालांकि उन्होंने बहुत ही नपे तुले अल्फाजों में क्वेश्चन किया है द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री। जी। देखो, इस वक्त अफगानिस्तान, देखो पाकिस्तान जैसी कंट्री ने भी अभी तक तालिबान को तो क्या भारत फलस्तीन इजराइल मामले से दूरी बना रहा है अभी फिलहाल के माहौल के हिसाब से? ऐसा लगता है कि वो दूरी बना रहे हैं। शायद उनको ये यकीन नहीं है कि शर्म शेख टॉक्स विल टेक सम फाइनल शेप और अ कंक्रीट शेप। ठीक ठीक। अर्शी साहब, क्या लगता है कि आज की जो कार्रवाई हम देख रहे हैं, जंग रुक गई, ठीक है, वक्तिया, लेकिन हमास को इस मुआहदे से क्या बैनुल-अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर कोई सियासी फ़ायदा हुआ है? और क्या ये ग्रुप अब दोबारा एक मुज़ाकराती फ़रीक़ के तौर पर उभर रहा है? देखिए, अगर हमास में पोटेंशियलिटी नहीं होती और रेजिस्टेंस की ताकत नहीं होती और लोगों का साथ नहीं मिलता और अरब कंट्रीज का भी इनडायरेक्ट साथ नहीं मिलता, तो ये मुआहदा होता ही नहीं। भाई, ये बेसिकली मुआहदा तो इजराइल और हमास के बीच में है। बिल्कुल। हाँ, डायरेक्ट नहीं हुआ, इंटरमीडियरीज हैं। इंटरमीडियरीज आपके यही लोग हैं, अरब कंट्रीज हैं। जी। दूसरी मर्तबे आप ये देखें कि इन्होंने प्रेशर भी बनाया हमास पे और इनके बहुत सारे बड़े बड़े लीडर को भी खत्म किया। जी। और मुझे लगता है कि प्रेशर के साथ साथ इन्होंने काफी, जो है, क्या कहा जाए, अपील भी किया। जी। उसके अलावा ट्रम्प साहब की धमकी भी है, लोगों की भूख प्यास भी है। इन तमाम चीजों को जोड़ करके आप देखेंगे कि हमास, इसलिए कि हमास ने वहां पे रूल किया है, हमास ने वहां पे इलेक्शन लड़ा है। बिल्कुल। हमास की पैदाइश इस वजह से हुई कि सन 1999 तक जो पैलेस्टीनियन स्टेट को वजूद में आ जाना चाहिए था, एज पर द प्रॉमिस ऑफ इजराइल एंड विथ PLO, जी, वो आया नहीं। तो जब स्टेट आ जाता है वजूद में पैलेस्टाइन का, तो हमास अपने आप खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो हमास को, इसके अलावा आप देखेंगे कि अमेरिका हो या शर्म अल शेख हो या केनेसेट हो इजराइल का, कितने लोग आए आपके वहां पे? जैरेड कुशनर गए, उन्होंने भाषण दिया। जी। रॉबर्ट, जो आपके स्टीव विटकॉफ, उन्होंने भाषण दिया। जी। ट्रम्प साहब ने भाषण दिया। आप देखिए पूरे लबो-लबाब को आप देखेंगे इनकी बातों को, तो ये वहां पे अच्छी चीज की इन्होंने कि वो जो होस्टेज के विक्टिम्स थे उनसे वो मिले। लेकिन जो मिलियंस ऑफ पैलेस्टीनियन होस्टेज बने हुए 70 साल से, हाँ, और जो वहां पे 70,000 और 1 लाख लोग मार दिए गए, जी, जिसमें हजारों हजार बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, औरतें हैं, उनके किसी भी आदमी से ये लोग मिले? जी। वो गए गाजा पे, गाजा का नाम आया, गाजा के किलिंग पे नाम आया? बिल्कुल नहीं आया। बिल्कुल। तो ये क्या, किस चीज को दिखा रहा है? ये तारीफ कर रहे हैं, बिल्कुल तारीफ होनी चाहिए कि होस्टेज रिलीज हो रहे हैं। एक लफ्ज भी नहीं बोला कि भाई क्या परेशानी उनकी रही, उनके भी माँ बाप रोते होंगे जो फलस्तीनी लोगों को पकड़ लिया गया है। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं, उसके बाद आप तारीफ कर रहे हैं आपके IDF की, आप तारीफ कर रहे हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर की, आप तारीफ कर रहे हैं कि मैंने इनको अच्छा वेपन दिया और इन्होंने अच्छे से इस्तेमाल किया।
फिर आप कह रहे हैं कि जो है ये ये हेट्रेट रखते थे इसराइल से ओबामा और आपके बाइडेन। हम्म। मतलब अब ट्रम्प साहब के बयान को आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये भी एक कैनेसेट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ बिल्कुल, और और वहां बहुत पे तारीफें हुई, आपने इतनी और तारीफें ट्रम्प को कि ऐसा सदर हमने देखा ही नहीं, नेतन्याहू और के वहां अल्फाज पे हैं। जी, और वहां पे दो एमपी जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, हम्म। एक पैलेस्टीनियन है, एक इजरायली है। हम्म। मतलब इजराइल, मतलब एक मुस्लिम अरब है और एक इजराइल मतलब यू है। हम्म। ये दोनों का है लेफ्ट पार्टी के हैं। हम्म। लेकिन इनको इसलिए निकाला गया कि उन्होंने आवाज उठाया कि व्हाट अबाउट द पैलेस्टीनियन स्टेट। हम्म। भाई ये तो मैद्रिद और ओस्लो अकॉर्ड में आप ही ने वादा किया था 1991 में, 93 में। हम्म। और इसके बाद तक मतलब कि बाइडेन तक टू स्टेट सॉल्यूशन की बात हुई। बिल्कुल। तो आप देखेंगे उसके बाद फिर आप केनेसेट में भी बोल रहे हैं कि हमने ईरान को जो है मारा। हम्म। तो इस तरह ये जो धमकी वाली बात है, मारा, और कोई कंसर्न नहीं पैलेस्टीनियन लोगों से, टू स्टेट सॉल्यूशन की बात नहीं है। वहां पे जो लोग मर गए, मारे गए, उनके बारे में आप कहें कि बड़ा अच्छा आपने रोल प्ले किया। हम्म। ये पूरे माइंड सेट को, चाहे जैरेड कुशनर हो, विटकॉफ है या ट्रंप हो, हम्म। ये शो करता है कि ये सिर्फ बायस नहीं है, हम्म। बल्कि ये नेतन्याहू 1 और 2 और 3 है। हाँ मैं तो ये कहूंगा। और जी। ऐसे सिचुएशन में आप कोई भी मुआहदा जी। अगर आप ईमानदारी से भी करेंगे, हम्म। कोई पॉसिबल नहीं है जी। कि जी। लॉन्ग टर्म पीस एस्टेब्लिश करें। इसीलिए आपने देखा कि वहां पे जो 20 कंट्री बुलाए गए, जी। 20 में ऐसे ऐसे कंट्रीज हैं जैसे जर्मनी है, जैसे आपके फ्रांस है, जैसे ब्रिटेन है, हंगरी है, हम्म। इटली है। इनके जितने लीडर्स हैं सब बहुत प्रो आपके वहां पे नेतन्याहू हैं। हम्म। और बिल्कुल वन वे है, मतलब आप ही ने मारा और आप कह रहे हैं कि हमें खतरा है। हाँ भाई अगर हमास से खतरा होता तो हमास वहां पे वही करता जो आपने किया। बिल्कुल। तो मरे कौन लोग? आपने देखा होगा कि जब प्रिजनर्स को वहां से लाया जा रहा था बस से, सॉरी जी। होस्टेज को जब बस से लाया जा रहा था गाजा में, हम्म। तो कोई भी मकान सबूत मिला? साबूत ना। पूरा खंडर बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सिविलियन एरिया पूरा। हम्म। तो ये तो अफसोस और जी शर्म बिल्कुल। की बात है वेस्टर्न लोगों पे हम्म। कि अपने आप को वो कहते हैं कि हम सिविलाइजेशन है, और फिर इस तरह की हरकत उन्होंने दोहरा किया रवैया है एक और तरह से। औरतों और बच्चों को मारा। हाँ, बिल्कुल। तो हमें ये लगता है कि ये बड़े शर्म की बात है और ये एक्सपोज हुए। कमर साहब, मामला खबर सिर्फ साहब एक पैलेस्टाइन। चीज़ और है, अब मैं दोनों से जानना चाहूँगा, प्रोफेसर अर्शीद साहब, खमर साहब से पहले जानूंगा कि नेतन्याहू के खिलाफ जो जारी कानूनी मुकदमात है उस पर ट्रंप का जो माफ़ी की अपील है, ये बड़ा चौंका देने वाली बात है। क्या मतलब इसका निकाला जाए? क्या ये डील नेतन्याहू के बचाव के लिए है? क्या एक सियासी डील है? खमर साहब। देखिए, अभी तक जो एटीट्यूड है ट्रम्प साहब का वो तो ये है कि ही इज बैकिंग व्हाट एवर हैज हैपेंड इन गाजा। जी। देखिए, उनका ये कंडोन करना है इनकी सारी एक्शंस को, और एक लफ्ज भी नहीं बोलना अबाउट द जेनोसाइड एंड अबाउट द बम्बारमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स। जैसे डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया कि वहां सारा रबल है, 90% ऑफ पॉपुलेशन इज डिस्प्लेस्ड। मतलब तमाम बिल्डिंगें दे हैव बीन रेज्ड टू ग्राउंड। दे आर टॉकिंग अबाउट द रिबिल्डिंग। क्या रिबिल्डिंग? ये है कि ट्रम्प एंड हिज कॉन्ट्रैक्टर्स विल स्टार्ट रिबिल्डिंग इट एंड गेटिंग मनी फ्रॉम द अरब नेशंस एंड पॉकेटिंग हाफ ऑफ इट, और देयर वुड बी अ सोल्यूशन। देखिए, रिकंस्ट्रक्शन से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है रेजोल्यूशन ऑफ द इशू, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन है। देखिए, ये रिवर्स में आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम रिकंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे विदाउट रेजोल्यूशन। ये मसले फलस्तीन को तातुल में डालकर डेवलपमेंट की चकाचौंध में इसको लपेट लेना चाहते हैं। जहां तक नेतन्याहू का ताल्लुक है, आईसीसी में जो उनका मुकदमा है और आईसीजे से जो वारंट्स वगैरह व्हाटएवर ही हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ वॉर क्रिमिनल, मुझे नहीं लगता है कि एक्सेप्ट जर्मनी, ब्रिटेन एंड अदर वेस्टर्न नेशंस, फ्रांस वगैरह, शायद वो उस अपील पे कान धरेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द नेशंस विल नॉट, लाइक स्पेन, लाइक नॉर्वे, दे विल नेवर एवर ट्राई टू गिव हिम एनी कंसेशन। बिल्कुल। प्रोफेसर अर्शीद साहब, जंग हमास से थी लेकिन 67,000 से ज्यादा लोगों को आपने मार दिया, तो क्या ट्रंप की या नेतन्याहू की माफ़ी की अपील है, ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन या फिर सफारती आदाब के खिलाफ वर्जी नहीं है? और ये एक तरह से अदलिया की आज़ादी में मदाखलत नहीं मानी जाएगी इसको? वही तो मैंने कहा कि उनकी जो अपील है वो इस तरह से थी कि वो लगता था कि वो इन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनकी माफी के लिए बात कर रहे हैं। भाई 2019 का केस है उन पे करप्शन का,
बिल्कुल। आपने देखा होगा कि 2 रोज पहले विटकॉफ और जारेद कुशनर का जब विटकॉफ जब तारीफ करने लगे जी। नेतन्याहू साहब की, हम्म। आपके वो स्क्वायर जो कहलाता है जी। होस्टेज स्क्वायर तेल हम्म। अवीव में, जी। तो लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। हम्म। ये 3-4 मरतबे ऐसा अटेम्प्ट किया विटकॉफ ने, फिर विटकॉफ खामोश हो गए। इसका क्या मतलब है? जी। भाई जिसका वहां पे लेजिटिमेसी नहीं है आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और आप उसके लिए आए क्या? हम्म। तो ये तो पूरी तरह से देखिए, कानून की पामाली तो इनकी हिस्ट्री रही है, चाहे वो अमेरिकन हो चाहे वो इजरायली हो। पूरा इजराइल फलस्तीनी जमीन पे बना हुआ है। जी। जो वहां के लोग हैं वो घर से बाहर हैं, हम्म। और आप वो जब जमीन मांगते हैं तो आप टेररिस्ट बोलते हैं, आप उनको मारते हैं। जी। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये 20 प्रोग्राम तो सब लोग बात कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, जी। लेकिन कोई ये नहीं कर रहा कि भाई आपने जो है वहां भी सीज फायर किया था, आपके लेबनान में, वहां पे क्यों आप बॉम्बिंग कर रहे हैं? हम्म। सीरिया में क्यों आपने किया? सेटलर वहां पे क्यों मार रहे हैं वेस्ट बैंक में? हम्म। उनकी जमीन को क्यों आप हथिया रहे हैं? कोई बात कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। जी। तो ये इनका कोई प्लान नहीं है। मैं तो ये कहूंगा, अगर आप इजाजत दें, जी। कि चीजें जो है डिफाइनिंग मोमेंट में जा रही, हाँ। डिफाइनिंग डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए अब सब चीज क्लियर हो गई कि पैलेस्टाइन का सोल्यूशन 2 स्टेट सोल्यूशन में नहीं है, हम्म। ठीक है, और पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी भी शामिल नहीं होगी आपकी इसमें कंट्रोल में, जी। अगर गाजा में ये तैयार हो जाते हैं। जी। दो तो चीज हो महमूद गई। अब्बास आप गए हुए हैं अर्शी साहब, तो क्या कुछ एश्योरेंस मिलेगा शर्म शेख में ट्रंप की तरफ से, या जितने लीडर जमा रहे उनकी तरफ से कोई ठोस बातचीत निकलने वाली है? उसमें यह कहा गया कि जब रिफॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जी। इसमें कोई ईयर और डेट नहीं है, हम्म। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी को या उनके लोगों को सौंपा जाएगा। हम्म। अभी दूसरे लोग इसको चलाएंगे, जिसमें ना आपकी पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी होगी जी। और ना इसमें हमास के लोग होंगे। तो आप इस तरह, उसके बाद आप क्या करें भाई, आप जो है डीमिलिटराइज कीजिए, फिर क्या कीजिए, आप आर्म्स को ये छोड़ दीजिए, हम्म। फिर आप सरेंडर कीजिए। जी। तो ये ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें हमास के साथ डू और डाई की सिचुएशन, हम्म। बिल्कुल। या तो फिर वो लड़ने को तैयार होगा, जी। और एक चीज ये भी है कि देखिए अब उनके पास कोई बचा है नहीं जी। सिवाय जिंदगी के, हम्म। और जो होना था वो हो गया, और शायद होगा आगे भी। लेकिन मेरा जो दिल कहता है, जी। हालांकि ये सब साइंटिफिक चीजें हैं, लोग शायद पसंद करें या नहीं करें, जी। चीजें तब्दील होंगी, हाँ। और उसके अंदाजे, उसकी चीजें जो हैं वो सामने नजर आ रही हैं। हम्म। और शायद कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई आप किसी के लिए कब्र खोद रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, खुद ही आप गिर गए। हम्म। तो ऐसी चीजें हो सकती हैं, हुई हैं। जी। एक जमाना था कि तालिबान को हम लाइक नहीं करते थे, जी। एक जमाना है कि हम वेलकम कर रहे हैं, बिल्कुल। पूरी दुनिया देख रही। हालात बदल गए तो हैं पूरी चीजें तरह से। चेंज होती हैं, हालात बदल गए हैं। बिल्कुल। इसी तरह से मैं कह रहा हूं कि जो मिडिल ईस्ट में जो लोग उछल रहे हैं हम्म। कि वो ट्रंप आएंगे, ट्रंप उसके सेवियर नहीं है जी। मिडिल ईस्ट के। वहां पे अभी ईरान बैठा हुआ है, वहां पे आपके अफगानिस्तान है, वहां भी और भी कंट्रीज हैं, इंडिया है। इंडिया ने तो अभी अब चैप्टर खोला ही नहीं है अच्छे से। हम्म। अगर सिर्फ इंडिया पीछे पड़ जाए इजराइल के, या पीस प्रोसेस को डेवलपमेंट करने के लिए या उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, तो ट्रंप से अच्छा काम कर सकता है। बिल्कुल। नहीं, भारत लेकिन में कुछ इतनी ताकत है, बिल्कुल भारत का नहीं, दबाव बड़ा ताकत बन है। सकता है। नहीं बन सकता, पोटेंशियलिटी भी है। अब चीजें हैं कि कुछ पॉलिटिकल चीजें होती हैं, जो भी है वो सरकार जाने क्या मामला है। जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ट्रंप जो है वो किसी भी तरह से लॉन्ग टर्म पीस के लिए वो जायज आदमी नहीं। जी। नूरुल आरिफिन साहब, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा। अब शर्म शेख में मीटिंग हो रही है, वो मशरिक़ वस्ता में, जैसा कि ट्रंप ने कहा कि अमन का एक नया दौर, लेकिन मशरिक़ वस्ता के लिए इस जंग के जो अभी फर्स्ट फेज़ है और आने वाले जो फेसेस देखे जाएंगे, इसके असरात मशरिक़ वस्ता पर क्या होने वाले हैं? रीजनल स्टेबिलिटी के हवाले से अरब नेशंस में एक एंथुसियाज्म है। आप मान लीजिए अरब की बज़म है, बदल दो दिलों की पैरहन, जिगर के चाक सिलाओ की जश्न का दिन है। जी। सो फार ऑप्टिमिज्म है, जंग बंदी हो गई है, चाहे आरजी है या ये तातुल का शिकार फिर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल एज ऑफ टुडे देयर इज साइलेंस, देयर इज अ सीज़फायर, देयर हैज बीन अ स्वैप ऑफ किडनैप्ड पीपल एंड द पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स। यहाँ तक तो चीजें ठीक हैं, लेकिन अब जो अदवार हैं और अब जो इसके
ये शाखें निकलेंगी निगोशिएशंस की, उसमें जब आप बुनियादी चीज पर बात ही नहीं करना चाहते हैं, यू वांट टू ग्लॉस इट ओवर एंड यू वांट टू टॉक अबाउट डेवलपमेंट, यू वांट टू टॉक अबाउट द फ्यूचर, एंड यू डोंट वांट टू गिव द प्राइमरी स्टेक होल्डर्स एनी स्पेस ऑन द टेबल, तो आप कैसे ये एतबार करेंगे कि ये कामयाब हो नहीं, जाएगा? हमास ने भी कहा ना, इजराइल अगर पाबंद है तो हम भी पाबंद रहेंगे। नहीं, उन्होंने कहा सीधे जवाब दिया है हमास ने। नहीं, उन्होंने इन खदशात का बरमला तौर पर इजहार किया है कि पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से इजराइल विल नॉट रिमेन स्टिक टू द एग्रीमेंट, जैसे उन्होंने हमेशा जंगबंदियां तोड़ी हैं। तो हमास इन द वे इज रेडी टू फेस द वर्स्ट। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, प्रोफेसर अर्शीद साहब, नूरुल कबीर साहब, इस मुद्दे पर बात करने के लिए। बहरहाल गजा में जंग तो रुकी हुई है, पहले मरहले के तहत तबादला ज़रूर हुआ है अपने अपने कैदियों का, लेकिन जिस तरह के दूसरे पड़ाव अभी हैं वो अभी भी थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से हमास ने कहा कि हम पाबंद रहेंगे, लेकिन शर्त यह है कि हमास भी तमाम चीज़ों पर कायम रहे। शर्म शक में क्या कुछ मशरिक़ वस्ता के लिए निकल कर आता है, और गज़ा या फ़लस्तीन की 2 स्टेट वाली जो पॉलिसी थी उस पर क्या कुछ आगे बातचीत होगी, क्या निगोशिएशंस होंगे, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। बियॉन्ड बॉर्डर्स में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।